हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट हूं सेशन क्या बेटा। हेलो बेटा, हेलो। जिसे मील का पत्थर माना जाता मजेदार सेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गुलेरी साहब ने कहानी लिखी थी जिसे मील का पत्थर माना जाता है। उसने कहा था, किसने कहा था वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग पता ही है जब नाम ऐसे आते हैं कि उसने कहा था, मतलब किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा होगा, कुछ ना तो कुछ कहा होगा। अभी रिवील नहीं करूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस भी होना बहुत जरूरी है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इस सेशन में, आप लोगों को पता ही होगा हम लोग क्या पढ़ते हैं इस सेशन में। सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर से संबंधित जो लेखक है उससे संबंधित जीवन परिचय है। जीवन परिचय संबंधित क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। जीवन परिचय संबंधित हम लोग प्यारे दोस्तों, आप लोग पता ही होगा एमसीक्यू संबंधित कुछ क्वेश्चन। किसी को डाउट है ना बेटा, ये डाउट बॉक्स है, इसमें आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग पता ही होगा हम लोग क्या करते हैं, हाँ, क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से एमसीक्यू सवाल आते हैं। कितने एमसीक्यू सवाल आते हैं हमारे पास, तो उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। एमसीक्यू सवाल कैसे आएंगे, जैसे कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, निधन यानी मृत्यु कब हुई, ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी कहानियां लिखी, इनका जन्म कहाँ हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करना है। क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में जो 100 एमसीक्यूज आते हैं ना बेटा, एमसीक्यूज आते हैं, उनको हम लोगों को कंप्लीट सही करना है, 50 जो करने होते हैं हमें। तो ऐसे हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी का पढ़ा, उसके बाद बातचीत निबंध हम लोगों ने पढ़ी, ऐसे ही फिर उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हुए थे, क्वेश्चंस थे उनके आंसर हम लोगों ने पढ़े, फिर कुछ एमसीक्यूज पढ़ा। ऐसे ही आज हम लोग इस सेशन में भी सबसे पहले गुलेरी जी का क्या पढ़ेंगे, जीवन परिचय संबंध कुछ बातें पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्यिक उपलब्धियां, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो जो चैप्टर है, ये चैप्टर, इस चैप्टर का सारांश, सारांश वो भी कैसे, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। बिना पॉइंट के यदि आप लोग लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 100% मार्क्स मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलने वाले। पॉइंट बनाना है, फिर लिखना है कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातें जैसा मैंने लिखा है। आपसे पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए, तो जैसा लिखा है वैसा वैसा लिख के आना है आप लोगों को। और जितना पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही समझना है, फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार आए हैं, प्लीज बेटा उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को 100% मार्क्स हिंदी लैंग्वेज में लेना है। तो क्लास में केवल आप लोगों को समय पर आना है, समय पर आने के बाद में शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बस आगे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए किस प्रकार से मैं आप लोगों को 100% मार्क्स दिलाता हूं। बस कि जितना पढ़ाऊं उतना ही ध्यान रखना, चाहे बुक लेकर आओ या नहीं लेकर आओ। बुक को आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। जितना मैं पढ़ाऊं बस उतना ही ध्यान रखना है। जैसा मैंने लिखा है आंसर, जो का त्यों लिख के आना, ज्ञानी मत बनना। 100% मार्क्स मैं दिला दूंगा, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं। गुलेरी जी का जो जन्म होता है वो कब होता है बेटा, 1883 ईस्वी में होता है। निधन कहाँ होता है, निधन कब होता है, 1922 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, जयपुर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जहां आप लोगों ने नाम सुना होगा, हवा महल, जयगढ़, है सुना है क्या, सुना होगा, नहीं सुना सुन लेना। आमेर महल बहुत प्रसिद्ध है जयपुर का। मूल निवास की हम लोग बात करें, गुलेर नामक गांव में हुआ, जिला कांगड़ा था, हिमाचल प्रदेश। देखो जन्म, मूल निवास, जन्म तो कहाँ होता है, जयपुर राजस्थान, लेकिन इनका मूल निवास था वो कहाँ था, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में हुआ। गुलेरी नामक गांव में, कांगड़ा नामक जिला था, जैसे राजस्थान एक राज्य है ऐसे हिमाचल प्रदेश है, आप लोगों को पता ही होगा। पिता का नाम था पंडित शिवराम। बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रम से एंट्रेंस तथा मैट्रिक परीक्षा, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। जहां जहां मैं अंडरलाइन करूं वो बातें वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती, उन्हीं को ध्यान में रखना है बस, और ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे हम लोग बात करें कि इन्होंने, इनकी वृत्ति यानी कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया 1883 से लेकर 1922 के मध्य। 1883 में जन्म होता है,
कहाँ होता है? जयपुर राजस्थान। ऐसे मन ही मन में घुमाना है, लिखना है बार बार, जैसे मैं समझाऊंगा आप लोगों को अभी। ठीक, 1883 में जन्म होता है। दिनांक महीना याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आज तक पूछा भी नहीं गया है वैसे भी। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब मैं एक बात कर दूं आप लोगों के लिए कि जैसे ही आप लोगों को ये बात पता चल जाए, समझ में आ जाए अच्छे से, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? बिना देखे बार बार उस चीज को लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज चले गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग थे राजा जयसिंह, इनके अभिभावक बनकर के कहां गए थे? मेयो कॉलेज चले गए थे। अजमेर आ गए। मेयो कॉलेज कहां है? अजमेर। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य और मनिंदर चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। किसके आचार्य, किसके आग्रह पर गए, किसके निमंत्रण पर गए? मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर चले गए। कहां गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। याद रखना है आप लोगों को। संपादन की बात करें तो एक पत्र है समालोचक, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, इसका क्या किया इन्होंने? संपादन किया था। ठीक है, अब देखो कैसे ध्यान रखना है आप लोगों को, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ऐसे देखो, गुलेरी जी जन्म 1883 में, कहां होता है? जयपुर में। जयपुर कहां पड़ता है? राजस्थान। ठीक है, निधन 1922। लेकिन इनका मूल निवास कहां था? मूल निवास गुलेर नामक स्थान पर, या मूल निवास स्थान, या आप लिख लेना मूल निवास। ठीक है, कहां? गुलेरी है तो गुलेर याद रखना। जब कोई इंसान किसी गांव में रहता है और कोई अच्छा सा कार्य कर देते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि उन्हें गांव में उन्हीं के नाम से विशेषण विशेषता दे दी जाती है। हेलो हेलो, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो निवास स्थान की बात करें, गुलेर नामक गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। ये इनका क्या था? मूल निवास। याद रखना। उसके बाद चर्चा हम लोग करें तो आप याद रखना है कि ये जयपुर पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन है कि वीवीवीवीआई कितनी बार भी लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेयो कॉलेज ये गए। मेयो कॉलेज कहां पड़ता है? अजमेर में। किसके अभिभावक बनकर गए थे? अभिभावक, अभिभावक नाबालिग राजा मिर्जा राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर चले गए थे। फिर याद रखना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके निमंत्रण में गए? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर पहुंच गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर संपादन की बात करें, समालोचक काशी, याद है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, संपादन किया दोनों का, ये याद रखना है। ऐसे अब यहां पे देखो एमसीक्यूज ही बनेगा। तुम सोचो वैसे कोई पूछ लेगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल एमसीक्यूज ध्यान रखना है। क्योंकि जो 100 क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें से आपको 50 करने होते हैं। 50 के 50 एमसीक्यू सही कर दिया ना आपने, तो 100% मार्क्स आपकी जेब में है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना 2 नंबर 3 नंबर के, निबंध लेखन, पत्र लेखन, जो भी XYZ सारांश आगे किसी का, तो ये तो मैं अपने आप ही करवा दूंगा। जितना मैं लिखूं किसी भी क्वेश्चंस का आंसर, आपको जो का त्यों लिख के आना है बस। 100% मार्क्स मैं दिलाऊंगा। फिर देखते कहते हैं ना कि 100% मार्क्स नहीं आते हिंदी लैंग्वेज में। क्यों नहीं आते भाई? आते हैं ना। हमारे राजेंद्र से दिलाते हैं, हर साल दिलाते हैं, अब की बार भी दिलाएंगे। स्वागत है आप सभी बच्चों का। बड़ा भाई हूँ यार आपका, डोंट वरी। जितना बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखो। अपना जो समय है ना पढ़ने में, अब इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस में लगाओ। हिंदी में इतना ज़्यादा समय खराब मत करो। जितना बड़ा हो ना, बस उसी को पढ़ना है बार बार बस। और वो मैं आपको याद करवा ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए रचनाएं। अब यहां से सवाल आएगा। 101% मील का पत्थर मानी जाती है। उसने कहा था 1915
सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। अब देखो, सुखमय जीवन 3 कहानियां लिखी थी ने 1911, बुद्धू का कांटा 1911, उसने कहा था 1915। तीनों की तीनों महत्वपूर्ण है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लिखा। कछुआ धर्म, महर्षि मोह कुंठाव, नाटक है ये। महर्षि मोह कुंठाव पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवनाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध लिखे, निबंध है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित की। अंग्रेजी में ए पोयम बाय बास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं। अब देखो, जहां मैंने अंडरलाइन किया है ना, वही ध्यान रखना है आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 आराम से मैं जो बता रहा हूं उसमें से आ जाएगा। ऐसे याद रखना है, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म, और उसने कहा था, बस ऐसे याद रखना और कुछ भी नहीं है। 3 कहानियां, सुख में जीवन, बुद्धू कांटा, उसने कहा था, और 2-3 निबंध है, कछुआ धर्म है और महर्षि मोह कुंठाव है, बस और कुछ भी नहीं। ये 5 चीजें, 5 रचनाएं ध्यान रखनी है बेटा आप लोगों को। आगे, अब देखो, आगे आगे बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, लेकिन जहां मैं अंडरलाइन करूं, जो चीज मैं बोलूं, ये ध्यान रखना है, बस वही ध्यान रखना है बेटा, फालतू की बातें मत ध्यान रखना। गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। याद रखना, 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के। अंडरलाइन मैं वही करूंगा, अंडरलाइन पेन टिक वही करूंगा जो आपको ध्यान रखना है। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, बहुत अच्छे से जानते थे इन भाषाओं को। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास्य, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ, बस यही ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के लेखक माने जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्धि जो प्राप्त होती है वो कहानियों में होती है, और सबसे अच्छी कहानी हिंदी साहित्य में कहानियों में जैसे मील का पत्थर माना जाता है, एक ही कहानी है, उसने कहा था। वैसे 3 कहानियां लिखी, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। 2 निबंध ध्यान रखने, कछुआ धर्म, महर्षि मोह कुंठाव, बस मैं समझाऊंगा आगे और बता दूंगा आपको। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानी, याद रखना, पूछा जाए कुल कितनी कहानियां लिखी तो आप कहेंगे 3 कहानियां लिखी, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली 3 कहानियों के बल पर। उनकी कहानियां, विषय वस्तु, भाषा शैली, शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं, और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णांत, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना। ये कहानी अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है, सच्चाई इसके अतिरिक्त इसकी विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण और समय से आगे के हैं। बस कुछ भी ध्यान नहीं मत रखना, बस यही ध्यान रखना कि कुल कितनी कहानियां लिखी, या ऐसे आ जाएगा कि गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी गद्य विधा में अमर किसके कारण हुए, कहानी, निबंध, नाटक, ऐसे आपसे पूछ लेगा। नाटक नहीं है, गद्य विधा सॉरी पद है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अमर हो गए, ये ध्यान आपको रखना है, कहानियों के बल पर अमर हुई है। तो कुल 3 कहानियां लिखी और अमर हुई है, जिसके ऊपर वो कहानियां कौन सी, वो कहानी कौन सी थी, उसने कहा था कहानी थी, ये ध्यान आपको रखना है बेटा। 1 मिनट, आज तो कॉल बहुत सारा, चलो अब देखो, ये तो था जहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं इस लेखक यानी कि इस कहानी और लेखक से संबंधित कोई भी चीज आए तो यहां से एमसीक्यूज आ जाएगा। अब कहानी से संबंधित एमसीक्यू वो कैसे आएंगे वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो, कुछ
शब्दार्थ है, शब्द निधि, निधि यानी खजाना शब्दों की। आपसे पूछ सकता है गद्यांश देख करके या कोई शब्द देख करके शब्द का अर्थ बताइए, तो ये आपको ध्यान रखना है अपने आप। मैं नहीं समझाऊंगा इन चीजों को, मैं समझाऊं क्या इसमें। हाँ इतना बता सकता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। लड्डे वाले ने गाड़ी वाले, कुड़माई, ये ध्यान रखना है। इसमें एक ही आता है, तेरी कुड़माई हो गई, और दत्त कहकर वो भाग जाती है। लड़का पागल होते होते फिर पहुंचता है मामा के घर, है ना। बहुत मजा आएगा कहानी में। सालू यानी दुपट्टा, छाबड़ी वाले यानी खोमचे वाले, गनीम यानी दुश्मन, गैबी यानी आसमानी देवी, जलजला यानी भूकंप, उद्यमी यानी उद्यमी शैतानी, विदूषक यानी जोकर, पाधा यानी पुरोहित, लाडी होरा स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द हुआ है। होरा ही है इसकी नायिका, जिसने उसने कहा था लहना सिंह को। ये पात्रों के नाम है, लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, लपटन साहब जिसे कहा गया है, ठीक है। होरा, है ना, लहना सिंह की प्रेमिका और अजारा सिंह की पत्नी, तो वो ध्यान है। पढ़ेंगे। मानदे यानी ठंडे, मुरब्बे यानी नहरों के पास की जमीन, खानसामा रसोईया, सोहर यानी एक प्रकार की गाली, खोते यानी गधा, छई यानी छीन होता है, दंत विनोपदेशाचार्य, नहीं आए तो ऐसे याद रखना, टुकड़ा कर देना इसका ऐसे, दंत धन वीणा धन उपदेश धन आचार्य, है ऐसे टुकड़ा करना, यानी कि दंत वीणा उपदेश आचार्य। संधि विच्छेद मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, कैसे किया कैसे नहीं वो बाद में समझा दूंगा यहाँ से, ठीक है। दंत मूल शब्द है, वीणा मूल शब्द है, आ में ओ मिल गया, ओ बन गया, है शय में ए में आ मिल गया, आ बन गया, दीर्घ स्वर संधि, और यहाँ पे हमारी गुण स्वर संधि बन गई, ये ध्यान रखना है, अब समझा दूंगा मैं। तीमी यानी स्त्रियों, ओबर यानी घर के अंदर की कोठरी, पट यानी जांग, हाड़ यानी आषाढ़, सिगड़ी यानी अंगीठी या बोरसी। तो इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट सब टोटल चीज थी, ठीक है। ये ध्यान, अब तक मैंने जो पढ़ाया है उसका एक बार मैं सारांश आप लोगों को बता देता। हाँ देखिए, याद रखो बेटा सभी स्टूडेंट्स, भाई जन्म कब हुआ, 1817 जुलाई, ये भूल जाना, महीना दिनांक भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, लिख लेना पूरा, मुझे शॉर्टकट लिखने की आदत है गंदी, जयपुर राजस्थान, ठीक है। निधन कब होता है, 1922। मूल निवास की बात करें तो कांगड़ा जिला, गुलेर गांव और हिमाचल प्रदेश, याद रखना। उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात आती है यहाँ पर, गुलेरी जी ने एक वैसे दो थे, लेकिन समालोचक बहुत बार पूछा जाता है, समालोचक पत्र का संपादन किया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि मेयो कॉलेज ये पहुंचे थे किसके अभिभावक बन के गए थे, किस राजा के अभिभावक बन गए, तो जयपुर के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर ये मेयो कॉलेज पहुंचे। दूसरी बात, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये पहुंचे थे किसके निमंत्रण पर, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, ये याद रखना है। फिर किसके बल पर ये अमर हो गए, कहानियों के बल पर। कुल कितनी कहानियां लिखी, कहानियों के बल पर अमर हुए। कुल कितनी कहानियां लिखी, 3 कहानियां लिखी। कौन कौन सी, सुखमय जीवन 1911, समय याद रखो तुम्हारी मर्जी वरना छोड़ देना, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था। आपसे पूछा जाएगा 1915, इसका समय याद रखना बस। कहानियों में मील का पत्थर मानी जाती है, हिंदी साहित्य में कहानियों मील का पत्थर। आपसे पूछा जाए कुल 3 कहानियां लिखी, किसकी कहानी के बल पर ये अमर हो गए, तो याद रखना है उसने कहा था। दूसरी बात, कुछ निबंध ध्यान रखना, कछुआ धर्म, महर्षि माओ कुंठाओ, कछुआ धर्म और महर्षि माहो कुंठाओ, है याद रखना ये। बताओ अब इसके अलावा कुछ और चीजें मैंने थोड़ी बताई थी आपको, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं बताया। एक पंडित रामनाथ इनके पिता का नाम है ना, वो और ध्यान रख लेना भाई, पंडित रामनाथ नहीं था, शिवराम, सॉरी शिवराम,
पंडित शिवराम जिनके पिता का नाम है, ये याद रखना है आप लोगों को। एक चीज ये है। अब इससे बाहर जहां जहां मैंने टिक किया था, जहां जहां मैंने टिक किया, बस वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 20 शताब्दी प्रथम चरण की ये बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ये तो आपको सारे याद रखना है। शब्द निधि, शब्दों का खजाना, शब्दार्थ। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूं बेटा जी। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी चैप्टर का उसका सारांश होता है, जिसे आप निचोड़ कहते हैं, जिसकी आप समरी कहते हैं। ठीक है? देखिए, जिसे आप समरी कहते हैं, जिसे आप सारांश कहते हैं, जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे डाल देना। प्रश्न संख्या, वो संख्या डाल देना, फिर उत्तर, फिर ये लिखना है ऐसे कि उसने कहा था कहानी का सारांश। ठीक है? फिर ऐसे कैसे लिखना है, इसमें कोई भी आपको कांटा छांटी नहीं करनी है, बिल्कुल भी निष्कर्ष तक लिखना है आपको। ठीक है? अब एक चीज और, एक तो ये पॉइंट बनाना है, एक तो ये पॉइंट बनाना है आपको, और कुछ कुछ शब्दों को, जैसे मैंने जिसे बोल्ड किया है, जिसे मोटा किया है, उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ऐसे ऐसे अंडरलाइन करना है आपको उनको, उन शब्दों को। तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, इनको अंडरलाइन करना है। ठीक है? ऐसे ऐसे इनको अंडरलाइन करना है। सच बताऊं, कोई माइकाला नहीं है आपको 100% मार्क्स लेने के लिए रोक दे। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मैं बेटा जी क्यों कहता हूँ? क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल नहीं हुए, 15-15 साल हो गए पढ़ाते, और 100% मार्क्स दिलाता हूँ मैं हर साल। बस जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, अपना दिमाग मत लगा देना बस। आपका पेपर मेरी उंगलियों पे ऐसे ऐसे देख लो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कितना ध्यान रखते हो। और पेपर के पास में तो मैं आपको एक गेस्ट पेपर बना के दूंगा, मैं कहूंगा कि ये चैप्टर ध्यान रखना है। हाँ, ये सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपको समय पे आइए और अंत तक बने रहिए, शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। ऐसे आप लोगों को कोई ऐसा तो नहीं कहूँगा कोई नहीं पढ़ा सकता, सब पढ़ा सकता है। बस मेरे पास मेरा स्टूडेंट्स आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा भाई बहन आ गया मेरे पास, तो मैं उसको 100% मार्क्स दिलाऊँ, मैं ऐसे चाहता हूँ। वैसे ऐसे टीचर है हमारे पास जो ऑप्शन आज आपका सब्जेक्ट है इको, बिजनेस, अकाउंट्स, उस समय उसमें दो, उसमें मेहनत करो। यहाँ इतनी मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है। बुक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। खोलो, तुम्हारी मर्जी, ओपन करो उसे, तुम्हारी मर्जी, पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। नहीं, पीडीएफ तो ध्यान रखना है, नोट्स बनाओ तुम्हारी मर्जी यार, मत बनाओ ना। मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ नहीं, बस ये अंडरलाइन ध्यान रखना है आपको। चलो अब सारांश पढ़ते हैं। पूरा लिखना है ऐसे कैसे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक कालजयी कहानी है। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और निश्चल प्रेम तथा कर्तव्य, दो तय लगा देना, कर्तव्य पालन के अद्भुत समन्वय को दर्शाती है। इस पाठ का सारांश निम्नलिखित है। इसमें बहुत सारे पात्र आएंगे। प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह। 8-10 साल बच्चे की कहानी है यार, यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो हम आगे। अभी मैं तो रिवील कर दूंगा तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। कोई फिल्म देखते हैं ना, कोई कुछ बता दे बीच में से, कहता है चुप हो जा यार, मुझे देखने दे, मजा नहीं आएगा फिर। तो वही बात यहाँ है। पहला पॉइंट बना अमृतसर बाजार और बचपन की यादें। अंडरलाइन कर देना इसे, मैंने तो हाईलाइट कर दिया इसलिए अंडरलाइन नहीं किया, अंडरलाइन करना ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है? कहानी की शुरुआत अमृतसर की भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की लड़की दुकान पर मिलते हैं। 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की एक दुकान पर मिलते हैं अमृतसर बाजार की भीड़ भाड़ वाले इलाके में। लहना सिंह बार बार उससे पूछता, बार बार बहुत बार पूछता, जब भी मिलते हैं, आज मिले, कल मिले, परसों, जब भी मिलते हैं तो एक ही सवाल पूछता है लहना सिंह बच्चा कि तेरी कुड़माई हो गई, मतलब तेरी सगाई हो गई है क्या? इसका मतलब उसे प्यार हो गया है। अब आप सोचो, काल्या को रोजाना काली मिलती है, रोजाना काल्या काली से पूछता है कि तेरी सगाई हो गई, नहीं बताए, काल्या का दिल टूट जाए। फिर कल पूछे तेरी कुड़माई, तेरी सगाई हो गई, फिर नहीं बताए। अब तीसरे दिन चौथे दिन जैसे ही मिली, फिर बोली तेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं। ये सालू जड़ी, ये जो सालू मतलब अच्छा नया सालू है, उसका नाम आएगा, दिमाग से निकल रहा है, हाँ, कड़ा हुआ सालू।
यानी कि जरी वाला, या आप कहते हैं कैसे भी करके अच्छा नया वाला साल हो जिसे कहते हैं। क्या देखते नहीं, कहते हाँ दत्त, हाँ हो गई ना। अब तुम सोचो, अब काल्या पर क्या, अब काल्या पागल हो गया है, ऐसे टकराते घूमते, किसी को धक्का मारते, मतलब ऐसे घर पहुंचता है। देखो बताएंगे अब आपको कि बार बार उससे पूछता तेरी कुड़माई हो गई, लड़की दत्त कहकर भाग जाती है। रोजाना ऐसे ही पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई, लड़की रोजाना दत्त कह करके भाग जाती थी। लेकिन एक दिन उसने कह दिया, देखा, देख लो ये रेशम से जड़ा हुआ सालू, हाँ रेशम बोलती हो, रेशम का जड़ा हुआ सालू यानी कि आपका दुपट्टा जो भी है। जब एक दिन जब लड़की कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालू, तो लहना सिंह को गहरा धक्का लगता है और वह दुखी मन से घर लौटता है। लेकिन दुखी मन से नहीं, पागल होता हुआ भागता, उसको अंधा हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी कमाई को, किसी को नालियों में धक्का दे देता है, पागल की उपाधि पा लेता है, ऐसे पहुंचता है। बच्चा तो था बेचारा 12 साल का। लेकिन आजकल है ना टीवी, ये जो इंटरनेट है ना, ये सब बच्चों को समझा चुका है अच्छे से। पहला पॉइंट हमारा युद्ध मैदान और कर्तव्य बोध। 25 साल बीत चुके हैं, अब लहना सिंह सेना में जमादार और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की सीमा पर जर्मनों के खिलाफ लड़ रहा है। लहना सिंह 77 राइफल सिख जवान और फ्रांस की ओर से लड़ रहा है और जर्मनों से लड़ रहा है, जर्मन दुश्मन है। उसके साथ उसी गांव में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी, जिससे वो दत्त, जिससे कहता है ना तेरे सगाई हो गई है क्या, वो उसकी पत्नी बनती है, किसकी, हजारा सिंह की। और उसका बेटा बोदा सिंह, अब हजारा सिंह का बेटा बोदा सिंह है। उसने कहा था, ये मैं बता देता हूं पहले, उसने कहा था जब हजारा सिंह, लहना सिंह को पता नहीं था कि जो जिस लड़की से मैं प्यार करता था, जो 8 साल अमृतसर बाजार के भीड़ भाड़ इलाके में मिला था, जिससे मैंने पूछा तेरे दत्त तेरे सगाई कुड़माई हो गई है क्या, वही लड़की आधारा सिंह की पत्नी है। जब एक दिन जैसे ही ये अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते, आधारा सिंह कहता है घर पे आके चले जाना, तो घर चला जाता है। तो फिर आधारा सिंह कहता है कि मैम साहब आपको बुला रही है। तब वो देखता है, अरे ये तो वही है, तब उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तब नाम पड़ा इस गाने का कि उसने कहा था। और सलेहना सिंह है ना खुद मर जाता है, लेकिन दोनों को बचा करके घर भेज देता है। और अंत में ये भी कहता है हजारा सिंह को कि मैम शाम को कहना कि उसने जो कहा था वो पूरा किया है मैंने वादा। हजारा सिंह कहता है तू भी चल लेना, तू खुद ही कह देना अपने मुंह से। वो कहता है नहीं, मेरा समय आ गया है। अब आप सोचो कैसी कहानी है ये। उसका बेटा बोदा सिंह भी है। लहना सिंह बीमार, बोदा सिंह की अपने छोटे भाई की तरह सेवा करता है, अपना कोट स्वेटर सब बोदा सिंह को दे देता है, अपनी जर्सी तक उसे पहना देता है। बोदा सिंह को, हजारा सिंह के बेटे ने अपनी प्रेमिका के बेटे को। उसने कहा था का रहस्य, क्या रहस्य है उसने कहा था कहानी का। युद्ध पर जाने से पहले लहना सिंह सूबेदार के घर गया था। सूबेदार यानी हजारा सिंह। वहां उसे पता चलता है कि सूबेदारनी वही लड़की है जिससे वो बचपन में अमृतसर में मिला था, अमृतसर बाजार में एक दुकान पर मिला था। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लिया और उसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगी, आंचल फैलाकर भिक्षा मांगी, मेरे पति और मेरे बेटे की युद्ध में रक्षा करना मांगी, कि मेरे पति सूबेदार और बेटे बोधा की रक्षा करना। यही वह है वाक्य है था उसने कहा था, जिसे निभाने के लिए लहना सिंह ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मर गया बेचारा और उसको उसके वचन की रक्षा की। यही तो है प्यार, निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम। निश्चल नाम आया था ना, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि आपस में मिले ही शादी ही करें, नहीं, एक ही खुशी के लिए दूसरे को कुर्बान होना पड़ता है। लालच नहीं होना चाहिए अपने प्रेम में, तो वो प्रेम अमर हो जाता है, तो अमर हो गया। और इस कहानी के बल पर गुलेरी साहब अमर हो गए। गुलेरी साहब की वजह से, उसने कहा था कहानी अमर हो गई, लहना सिंह अमर हो गया। युद्ध की चतुराई और वीरता। युद्ध के दौरान एक जर्मन जासूस लेफ्टिनेंट साहब का वेश धरकर आता है और सिपाही को धोखा देने की कोशिश करता है। लहना सिंह अपनी चतुराई से उसे पहचान लेता है और उसे मारकर अपनी टुकड़ी की रक्षा करता है। इस संघर्ष में लहना सिंह को पसलियों में गहरी गोली लगती है, जिसे पट्टी बांधकर छिपा लेता है। वो कहता है हजारा सिंह को जब गाड़ियां आ जाती है, तू जा, मुझे कुछ नहीं हो, मैं ठीक हूँ। बलिदान और अंतिम समय। जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ियां आती है, तो लहना सिंह जिद करके सूबेदार और बोदा सिंह को भेज देता, जिद करके। वह सूबेदार से कहता है
सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और कहना, कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया है। अंत में लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर अपनी बचपन की यादों में, आपको पता ये जब मौत पास आती है तो उसको पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तो ऐसा ही लहना सिंह जब वजीरा सिंह की गोद में अंतिम सांसें ले रहा होता है तो बचपन की यादें आ जाती हैं कि अमृतसर का बाजार, वह लड़की अपने भाई की गोद में खो जाता है और वह वीर गति को प्राप्त होता है। देखो ये कितना अच्छा वाक्य है कि सूबेदार ने होरा को चिट्ठी लिखते अपना मेरा माथा टेकना, कहना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिखाया या कर दिया है। अजहरा भी समझ गया था कि तू चल लेना, तू खुद कह देना। यहाँ आंसू तक आ जाते इस कहानी में, है ना। तो ऐसी कहानी है। निष्कर्ष देखो, यह कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि त्याग, बलिदान, वचन पालन, ये है ना, अंडरलाइन कर देना, कि पराकाष्ठा है। लहना सिंह का चरित्र यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि दूसरे की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने का नाम है। वही तुम्हें बता रहा हूं। आपसे पूछे ना कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखो, जो का त्यों लिख देना, ये बस। अपना दिमाग मत लगाना, ज्ञानी मत बनना बस, प्लीज बेटा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे न लिख करके, है ना, ऐसे लिखते हैं। देखो दूसरा मैंने दिया आपके लिए कहानी का सार, ऐसे लिख देते हैं निबंध की तरह। सच बताऊं, मैं कॉपी जांच करता हूँ ना, मैं बताऊं क्या करता हूँ, ऐसे, हाँ ठीक है, ठीक है, और 50% मार्क्स देता हूँ बस, मैं खुद देता हूँ। अब तुम देख लो यार, इस ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, मतलब ये निबंध जैसा क्या है, ये सारांश है कोई ना बेटा, ऐसा मत कर देना। ये है सारांश। ऐसे पॉइंट बनाकर आप लिखें, ऐसे पॉइंट बनाकर आप लिखें तो आपको 100% मार्क्स देगा वो बंदा, टीचर जो भी चेक करेगा कॉपी। बोलो समझ में आया, समझ में आया, यस या नो? बताओ, मैंने जो बातें की है वो अभी बॉक्स नहीं चल रहा है, कोई बात। अब हम लोग कहानी और बता दूं मैं आपको, आउट नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है। पाठ का आरंभ, यानी उसने कहा था कहानी का आरंभ, पहला चैप्टर, मतलब पहला पार्ट स्टार्ट होता है। जैसे कहते हैं ना कि इस कहानी को 4 भागों में बांटा गया है, 4 अध्याय में बांटा गया है ना, ऐसा। वैसे ही तो पहला, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है। और यहाँ भी मैं वही अंडरलाइन करूंगा जहां से एमसीक्यू सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ यहाँ पे कथनाई बहुत अच्छे अच्छे, तो वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। आपने सुना होगा जब ऐसे मारते। अभी मैं घर गया था, है ना, कल परसों भी गया था, पहले अब मैं, पापा की तबीयत खराब है थोड़ा, तो मैं गया था। तो एक ऊंट गाड़ी वाला आया, तो वो हमारे सहतूत प्लाट नहीं होता, सहतूत खड़े हुए हैं, तो बेचारे ने ऐसे मुंह मार लिया। तो उसको बड़ी गंदी गाली बका उस ऊंट वाले ने, उस ऊंट को। और मैंने सुन लिया उसे, मैं नालायक, इसको इसको कम आके भी दे रहा है, अब मुंह मार लिया तो क्या हो गया सहतूत को। मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं मालिक था फिलहाल वहीं का ही। पापा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा बीमार है, तो तबीयत खराब, मतलब कहने मतलब ये है। तो मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, तो खा लेने देता, गाली देने से क्या होता है। समझता तो वो भी, ऊँट भी तो समझता है बेचारा। और तब के तब मान लो वो लात के देके भग जाता, कुछ भी कर सकता था वो, पर बेचारा जानवर है, क्या कर सकता है ना। तो आपको मैंने इसलिए कहता हूँ मैं आपसे, कभी भी किसी का बुरा मत करना, ना सोचना और ना कहना, और रोजाना पढ़ना। सच बता रहा हूँ, प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी आप लोगों को। चलो आ जाइए आगे। तो निकट संबंध स्थिर करते हैं, निकट अपना संबंध बनाते हैं ना, गाली देते हैं, आप समझ गए होंगे। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर, मैं अंडरलाइन यहाँ भी करूंगा वैसे, क्योंकि मजा नहीं आता अंडरलाइन करने से। मैं जहाँ कहूंगा ना इसको महत्वपूर्ण है, तो उसको मैं एक बार वापस से अंडरलाइन कर दूंगा।
कभी राह चलते पैदल वालों की आंखों के न होने पर तरस खाते, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने अपने ही को सताया हुआ बताते, और संसार भर की गलानी निराशा क्षोभ के अवतार बने नाक की सिद्ध चले जाते। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रदार गलियों में हर एक लड्डी वाले यानी गाड़ी वाले के लिए ठहर कर शब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, अठो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो काला जी, अठो बादशाह करते हुए सफेद फेंटों और खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और बोरे बारे वाले के जंगल की राह खेते हैं, यानी चलते जाते हैं। यानी ऐसे कहते हैं, बचो साल जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी। ऐसे कथन है सभी गाड़ी वालों के अपने आप। जैसे आप नहीं कहते टेम्पो में कहीं भी जा रहे हो तो 12 खम्बा रोड, 12 खम्बा रोड, 12 खम्बा रोड, मेट्रो 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 मेट्रो, ऐसे कहते हैं ना। जयपुर 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 गाड़ी वाले भी कहते हैं अपने बहरोड कोटपुतली, ऐसे फिर कुछ इस तरह का नाम लेते हैं। ऐसे ही वो अपने कुछ बोल बोलते थे। क्या मजाल है कि जी, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को अटना पड़े। यानी कोई हटता नहीं था जब तक ऐसे नहीं कहते वो सामने से। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मुट्ठी छुरी की तरह महीन मार करती है, मीठी छुरी की तरह। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने, कोई बुढ़िया आ गई बार बार चेतावनी देने पर भी नहीं हटती, मान लो भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचना वाली ये नमूने। अब किसी बुढ़िया, अब ये ध्यान रखना कथन, जब कोई बुढ़िया को बार बार कह रहे अठ जा माई, अठ जा माई, जब कहते हैं वो गाड़ी वाले इक्की वाले, देखो, अठ जा जीने जोगिए, अठ जा कर्म वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। आपसे इसका अर्थ पूछ लेता है यहाँ से इसका अर्थ पूछ लेगा, अट जा जीने जोगी, अट जा कर्म वाली, अट जा पूत वाली। तो इसका अर्थ यही होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, हाँ। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक में एक दुकान पर आ मिले। कौन? लहना सिंह 12 वर्ष का और होरा जी प्रेमिका उनकी 8 वर्ष की। उसके बालों और उसके इसके ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। दोनों पता चल गए, दोनों सिख हैं दोनों। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था लहना सिंह तो। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। गीले पापड़ तोड़ रहा था, तुमको गिन रहा था। तेरे घर कहाँ है? लहना सिंह पूछता है लड़की से कि तेरा घर कहाँ है। वो लड़की कहती है मगरे में। लड़की पूछती तेरे? कहते मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। दोनों मामा के आए हैं घूमने। इतने में दुकानदार निपटा और इनके सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? वही जो मैं बता चुका हूं, तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ऐसा ही होता है, आपने देखा भी होगा, जब कोई लड़का किसी लड़की से कुछ सवाल पूछता है ऐसा, तो लड़की, तुम्हें पता है ना, और लड़का बेचारा, बुरा मत मानना बेटा, समझाने का कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ मिले, दूध वाले के यहाँ मिले। अकस्मात अचानक दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा, महीना भर यही हाल रहा, दोनों कैसे कैसे मिल जाते। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई होगी, और उत्तर में वही दत्त मिला कि चल हट, बकवास करता है। दत्त का मतलब यही हो गया। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अब लड़का पे तो क्या गुजरी होगी बेचारे पे। कब? कहता कल। जैसे ही लड़के ने पूछा लड़की से कि तेरे कुड़माई, वो कहती हाँ।
उत्तर में क्या मिला कि शादी लड़की की सगाई कब हुई, कल परसों तरसों ऐसे दे देगा, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे। देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, कल हो गई है। लड़की भाग गई, इतना कहकर लड़के ने घर की लाहली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब बेचारा नहला सिंह गया, रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, गुस्सा आ रहा था उसको। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक छाबड़ी वाले को धक्का मार दिया, दिन भर की कमाई बेचारी खो दी। एक कुत्ते को पत्थर मारा, बेचारा कुत्ते ने क्या किया, फिर उसको पत्थर मारा। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया, एक गोभी वाले ठेले में दूध को बिखेर दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। वैष्णवी आ रही थी नहाकर, कोई लड़की, उसको अंधे की उपाधि मिल गई, टकराया उससे। तब कहीं घर पहुंचा। सवाल आ सकता है, जैसे ही लड़के ने लड़की से तेरी कुर्मा होगी, तो लड़की से हाँ का जवाब मिला, तो लड़का घर कैसे पहुंचा, कैसे अंधे की उपाधि पाई, ये सब लिख देना है आपको, जो का त्यों। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप पर्सन बैंक लाते हैं, आप पासबुक लाते हैं, फलाना ढीका लाते हैं, पता है उनका आंसर में लिख दो, 70% मैक्सिमम बता रहा हूँ, 70% मार्क्स मिलते हैं। और मैं ये कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि पूरा चैप्टर आपके जो बुक्स में है उसके अनुसार आंसर देते हैं, उसकी लैंग्वेज में आंसर देते हैं। सच बताऊं मैं आपको, कोई माइकल लाल नहीं आपका 0.1 भी नंबर काट दे, पर आप पता नहीं पर्सन बैंक, बुक बैंक, पता नहीं पास बटन क्या क्या लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मत लिया करो ऐसे हाथ जोड़ के। फिर एक बच्चा पता है पढ़ता नहीं है अंत तक, तो फिर बाद में कहता है कि गुरुजी ऐसा कब बता दो ना कि हमें तो कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों ना लाए, क्यों नहीं पढ़ा? माता पिता का पैसा ऐसे ही आता है क्या फ्री में? इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ लिया करो। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना ज्यादा है, और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में दसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। दुश्मन घंटों 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। जैसे ही खंदक खड्डा होता है ना, उससे बाहर निकले ऐसे ही तो सीधा कहीं पे भी गोली लग जाती है। जब कहते हैं नालायक या जमीन में धसे हुए हैं या पत्तों से लिपटे हुए हैं, ऐसा ही होता है। आपको पता ही है फौजियों का, बेचारों का, जो हमें हमारी रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। लहना सिंह और 3 दिन, 4 तो खंदक में बीता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी आने वाली है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। आप सभी कहते हैं यार छुट्टी आएगी जब खाएंगे सोएंगे ऐसा करेंगे, और क्या। फिर फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है और फल और दूध की वर्षा कर देती है। एक फिरंगी मैम है जो कहती है आप हमारी रक्षा, हमारे देश की रक्षा करने आए तो मेरे बाग में आओ, और वो उन्हें ना अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है, दूध फल भी खिलाती है। दाम नहीं लेती है, लाख कहते हैं पर दाम पैसे नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बात तो सही है। यदि घोड़े को आप और उसकी जगह से नहीं फेरते रहेंगे ऐसे बार बार, तो बिगड़ जाता है। तो आप सोचो एक इंसान एक जगह आप सोचो आप एक जगह लेटे रहो 8-10 घंटे, एक ऐसे ऐसे ना, तो ऐसे ना ऐसे कैसे भी नहीं कर सकते। तो आपको भी जलन होती है ना, ऐसे ही घोड़ा बिगड़ता है बिना फेरे। और बिना लड़े सिपाही, बात तो सही है। लड़ाई को, सिपाही को जब तक लड़ाई नहीं कर दी जाए जब तक वो मजा नहीं आता उसे। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को तो अकेला मारकर न लौटूं। एक बार मुझे हुक्म मिल जाए 7 जर्मनों को तो जरूर मार के आऊंगा, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। 7 को नहीं मारो तो दरबार साहब के मत्था नहीं टेकूं। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े, कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो और भी मार के आ जाता मैं, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, बर्लिन तक पहुंच जाते।
क्यों सूबेदार अजहरा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, एक तरफ बढ़ने से क्या होता है। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जल रहे हैं। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी के कोले डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। वजीरा को किसको कहा गया कि बाल्टी 4 खाई का पानी बाहर निकालो, किसको कहा गया, वजीरा सिंह को। ठीक है। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। यह सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था वजीरा सिंह को। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक, याद रखना, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मनी की बादशाह का दर्पण। याद रखना, मैं पादा बन गया, याद रखना बेटा, बहुत अच्छा कथन है ये आएगा। इस पर सब खिलखिलाकर पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपने बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लांडी होरा को भी यहां बुला लेंगे लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहां वालों को तो शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। मैं हुक्का नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी वो सटक सटक के मेरे सिगरेट मुंह में लगाने की कोशिश करती है, मैं दूर हट जाता हूँ। वो सोचती है कि मैं बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क की रक्षा कौन करेगा। फिरंगी मैम के बारे में कहा गया। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं न हूं। रात भर तुम अपने दोनों कमल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। सरकार, मुरब्बे मतलब सरकार द्वारा कुछ भी नहीं मिलता, जमीन वगैरह पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। जो निमोनिया जाडे से मर जाता है उसे। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। आंगन में पेड़ का आम लगाया होगा अजहरा वो लहना सिंह ने, उसकी छांव के नीचे मैं तो मरूंगा। कुछ वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क यहाँ। हाँ भाइयों, कुछ गाओ, हाँ कैसे, कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते पिशोर ने जान दिए, कर लेना लोंगा दो व्यापार मन, ये पढ़ लेना बस। ठीक है। अब इसका अर्थ यही है, ये दिल्ली शहर के पेशावर को जाने वाले मंडी के लोगों का व्यापार कर लेना, अरी गाड़ी का भील भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ये गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, हमें कद्दू चखना है। देख लेना। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। हाँ, ये बात तो सही है, जब 2-4 मजाक कर ली जाए ना, इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, वही वापस से ताकत आ जाती है। अब यहां से पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है बेटा जी। अब एक बार मैं डाउट बॉक्स देख लेता हूं आपका। सर अभी आज नहीं, कल करवाएंगे बेटा। आज तैयारी होती है, छोड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी में ज़्यादा समय मत दो, बस उतना ही समय दो जितना मेरा लाइव होता है। और पीडीएफ को ध्यान में रखो, बार बार उसे पढ़ते रहो और कुछ भी मत करना। भैया आप इग्नोर करते हो, हाँ बेटा आपकी मेरी दुश्मनी है ना, इसलिए इग्नोर करता हूँ। भाई देख, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ, बहुत सारे कमेंट चलते हैं, किस किस के देखूंगा मैं, इसलिए कहता हूँ डाउट बॉक्स में लिख दिया करो। कोई डाउट हो तो बस डाउट ऐसा लिखो चैप्टर से संबंधित हो, फालतू की बातें मत लिखा करो प्लीज बेटा। ठीक है।
ओके, बाय बाय, जय हिंद।